ओड टू अ नाइटिंगेल। कहा जाता है कि जॉन कीट्स ने ये ओड तब लिखा था जब वो अपने किसी दोस्त के घर में था और बहुत ही दुख और गम वाली जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि जिंदगी ने उसे गम और दुखों के सिवा कुछ दिया भी नहीं था। उसके भाई का इंतकाल हो गया था जो कि उससे छोटा था, 18 साल का, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। और उसने ये डिस्कवर किया कि उसे भी वही बीमारी हो गई है जो कि उसके भाई को हुई है। और साथ ही साथ जो है ट्यूबरकुलोसिस का, आपको मालूम है कि जब किसी को मर्ज हो जाता है तो उसको जिस्म में दर्द वगैरह भी शुरू हो जाता है। तो ये एक कैफियत थी, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये शायर हमेशा खुशी के और खूबसूरती के नगमे गाता रहा। और जब उसने अपने गम का इजहार भी किया तो उसको इतना खूबसूरत बनाकर किया कि हम लोग आज भी उसके गम से एक जज्बा और जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम करते हैं। तो लेट्स बिगिन। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंसेस। ड्राउजी नमनेस, देखें कि ऐसी नमनेस जो कि आपको ड्राउजी करते हैं। हाँ, नमनेस का मतलब होता है सुन हो जाना, हाथों पैरों का या आसाब का। तो कह रहा है कि मेरे सेंसेस जो हैं वो सुन हो गए हैं, एंड इट्स कॉजिंग पेन इन माय सेंसेस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। ऐसा लगता है कि मैंने हेमलॉक पी लिया है। हेमलॉक जो है एक ऐसा प्लांट है जिसमें से जहर निकलता है, और कहा जाता है कि यही प्लांट जो था, इसी का जहर सोक्रेटिस को, सुकरात को दिया गया था मौत के घाट उतारने के लिए। तो एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। अब देखें कि डल ओपिएट, ओपिएट जो है वो डल नहीं होती है, बल्कि ओपिएट यानी कि अफीम को जो खाता है या उसको पीता है तो वो जो है अक्सर जो है वो डल हो जाता है। और उस दौर के अंदर तो खैर ओपिएट या अफीम जो थी वो यूज़ होती थी बतौर दवाई, क्योंकि ये इससे काफ़ी सारे जो दर्द होते थे उससे लोगों को अफाका मिलता था। तो ये कह रहा है कि एज इफ आई हैव एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, मैंने मुकम्मल तौर पर किसी ओपिएट की बोतल को जो है पी लिया है। 1 मिनट पास्ट एंड लीथी वार्ड्स हैड सunk, के एक लम्हे में एंड लीथीवार्ड्स हैड संक, और लीथीवार्ड्स जो है वो डूब चुका है। अब देखें, लीथी जो है एक ऐसा दरिया है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर जिसे दरियाए फरामोशी कहा जाता है। यानी कि कहते हैं कि जो भी इस दरिया से कुछ पीता था पानी, तो वो अपना माजी भूल जाया करता था। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि दरियाए फरामोशी जो है, मैं उसके अंदर नहीं डूबा हूं बल्कि वो मेरे अंदर जो है डूब गया है। इट हैज संक, ओके। इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट बट बीइंग ट्रू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस। कि ऐसा नहीं है कि ये सारी कैफियत मुझ पर इस वजह से तारी हो रही है कि मैं तुम्हारी खुशी से नाला हूं या जल रहा हूं, बल्कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इन योर हैप्पीनेस। कि वो खुशी जो कि मुझे जिंदगी में ना मिल सकी, मैं तुम्हारी खुशी में वो खुशी महसूस कर रहा हूं। तो ये भी तो एक जिंदा रहने का अंदाज है ना, कि आप बजाय इसके कि आ, अपने ही दुखों के बारे में रोते रहें, दूसरों की खुशी को महसूस करें और उनकी खुशी में खुश हो जाएं। तो यही जो है कीट्स कर रहा है कि बट बीइंग ट्रू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज। कि तुम जो कि लाइट विंग्ड ड्राइड हो। अब ड्राइड कहते हैं जंगल की किसी परी को। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर वो लोग बिलीव करते थे कि जंगलों के अंदर परियां होती हैं जिनको वो ड्राइड का नाम दिया करते थे। तो वो कह रहा है कि ये नाइटिंगेल भी जो है वो एक ड्राइड की तरह से है, दैट इज सिंगिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इन सम मिलोडियस प्लॉट। अब देखिए कि प्लॉट का मतलब कोई जमीन का टुकड़ा, और वो मिलोडियस हो गया है। वो मिलोडियस क्यों हो गया है? क्योंकि वहां पर नाइटिंगेल का नगमा हर तरफ गूंज रहा है। ऑफ बीच एंड ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस, घने साए। शेडोज नंबरलेस का मतलब घने साए, और बीच के दरख्त जो है वहां पर उगे हुए हैं। That thou, light wing dried of the trees, in some melodious plot of beech and green and shadows numberless, singst of summer in full throated ease। तुम समर के नगमे गा रही हो अपनी भरपूर आवाज के साथ, पूरे आखिरी सुरों पर। और कितना ऊंचा सुर है तुम्हारा, और लेकिन उसके बावजूद जो है तुम आसानी से हर सुर जो है उसको लगा रही हो। अब देखें कि ये भी एक खूबसूरत बात है कि जब कोई सिंगर ऊंचे सुरों में गाता है तो अमूमन उसके लिए गाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ग्रेट सिंगर्स होते हैं तो वो जब ऊंचे सुरों में गाते हैं, फुल थ्रॉटेड यानी कि वे में जब वो गाते हैं, तो उनकी आवाज और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। और यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि दैट दाउ सिंगस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज। Oh, for a draught of vintage that had been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth।
अब देखें कि यहाँ पर जो है वो एक बेखुदी की तमन्ना कर रहा है कि काश मुझे मिले एक घूंट विंटेज का। विंटेज जो है एक ऐसी वाइन को या शराब को कहा जाता है जो कि फ्रूट्स वगैरह जो है उनको मिक्स करके जो है उनके रस को ज़मीन के अंदर काफ़ी दिनों तक उसको जो है रखा जाता है और उसके बाद जो है वो जब निकालते हैं तो वो शराब में तब्दील हो जाता है। तो कहता है कि काश मैं ऐसी शराब पीऊं that had been cooled a long age in the deep delved earth, जिसे ज़मीन के किसी गड्ढे में बहुत अरसे तक रखा गया हो और अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो चुकी हो। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, और यानी कि उसके अंदर सारे ही फूलों की महक हो। फ्लोरा वैसे कहते हैं फूलों की देवी को, लेकिन वो कह रहा है कि जिसके अंदर सारे फूलों की महक हो और रस हो। एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोविंकल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मिर्थ, और इस किस्म के मशरूबात जो हैं वो अमूमन मिला करते थे फ्रांस का एक सूबा प्रोवेंक उसके अंदर। तो कह रहा है कि जैसे कि प्रोविंकल सॉन्ग यानी कि यहाँ के लोग जो हैं वो सॉन्ग्स गाते हैं और उसके बाद नाचते हैं। सनबर्न्ट मिर्थ यानी कि ऐसी खुशी जो कि गर्मी से झुलसाए हुए लोग मना रहे हैं। खुशी जो है सनबर्न्ट, इससे मुराद क्या है कि वो लोग जो कि वो खुशी मना रहे हैं। और इसको जनाब आप जानते हैं कि इसको कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है ना। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि वो एडजेक्टिव जो कि आपने जो है किसी आदमी के साथ लगाना होता है वो किसी दूसरी चीज के साथ लगाकर जो है आप उसके इम्पैक्ट को या उसके इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि काश मुझे ऐसा ही कोई घूंट मिले, कोई ऐसा ही मशरूब मिले और मैं पीऊं और इस दुनिया को छोड़ जाऊं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप जरा गौर कीजिए उस गम को और उस दर्द को जिसको कि वो भुलाना चाहता है, और जो है इसीलिए वो तमन्ना कर रहा है कि काश मुझे कोई ऐसी चीज मिले तो मैं अपनी जिंदगी के दुखों को भी भूल जाऊं। Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful hippocrene, with beaded bubbles winking at the brim and purple stained mouth। तो एक दफा फिर जो है वो कह रहा है कि काश मुझे कोई ऐसा कप मिले, कोई ऐसा जो है शराब का जाम मिले, हाँ, जो कि फुल ऑफ वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू, द ब्लशफुल हिपोक्रीन हो। अब हिपोक्रीन जो था एक चश्मा था जहां पर ग्रीक जो देवमालाई कहानियां था उसके मुताबिक वहां पर देवियां जो थी वो गुस्ल किया करती थी। लेकिन वो इमेजिन कर रहा है कि इस हिपोक्रीन के चश्मे के अंदर हकीकत में शराब भरी हुई है और काश मैं यहाँ से जो है एक जाम पीऊं और भूल जाऊं। और वो जाम किस किस्म का हो? विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, जिसके अंदर जो है बुलबुले बन रहे हों उस जाम के ऊपर, विंकिंग एट द ब्रिम, और जो कि ब्रिम के पास आकर जो है वो चमक भी रहे हों और फूट भी रहे हों। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और जब मैं उसे पीऊं तो मेरा माउथ जो है वो पर्पल हो जाए, यानी कि स्टेन्ड कहते हैं धब्बे को, लेकिन क्या कि वो पर्पल कलर की अगर जो है वो वाइन है तो वो उसे पिए तो उसका माउथ भी पर्पल हो जाए। अब देखें कि स्टूडेंट्स कितने सारे खूबसूरत कलर्स भी जो है वो आपके जहन में आ रहे हैं और कैसी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में आ रहे हैं जब आप इस ओड को सुन रहे हैं। और यही जो है किड्स की क्वालिटी है जिसे आप कहते हैं पोइट ऑफ सेंसेस, कि वो आपके सेंसेस को जो है अपील करता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो आपके सेंसेस को कैसे अपील कर रहा है यहाँ पर, कि वो अपना दुख, अपना गम जो है वो आपको जो है महसूस करवा रहा है। और ये ज़िंदगी में हर इंसान के ऊपर ये कैफियत आती है जब ज़िंदगी के दुख, दर्द और ज़िंदगी की हकीकतें जब उसके ऊपर आश्कार होती हैं तो बाज़-औक़ात इंसान से रहा नहीं जाता है कि वो उन चीज़ों को जो है वो सामना कर सके और वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन देखें क्या हमारा शायर जो है वो वाकई भागता है या कुछ और कहता है। तो कहता है कि दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट इन, कि मैं ऐसा कोई जाम पीऊं और उसके बाद जो है मैं इस दुनिया को देखे बगैर चला जाऊं। आई डोंट वांट टू सी दिस वर्ल्ड एंड विद दी फेड फार अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और तुम्हारे साथ फेड हो जाऊं, यानी कि जो है मैं मेल्ट डाउन हो जाऊं, डिसॉल्व हो जाऊं दूर कहीं किसी जंगल में, यानी कि या तो तुम्हारा नगमा बन जाऊं या तुम्हारे जैसा कोई परिंदा बन जाऊं। तो ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स के कभी कभी हमें रश्क आता है इन परिंदों के ऊपर भी कि भी न तो इनसे कुछ पूछा जाएगा, न तो इन्होंने जिंदगी का कोई दुख महसूस करना है, और बस आएंगे और जिंदगी गुजारेंगे और चले जाएंगे। तो वो कैफियत जो कि हम इन इंसानों की है वो दूसरी मखलूकात की नहीं है, हाँ, क्योंकि वो एहसासात और वो गम जो है शायद जो कि हम महसूस करते हैं ये लोग महसूस नहीं करते हैं।
तो जनाब वो कह रहा है कि फेड फार अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग्स द लीव हैज नेवर नोन, कि फेड फेड हो जाऊं, डिसॉल्व हो जाऊं और बिल्कुल भूल जाऊं वो सब बातें जो कि तुमने कभी भी इन पत्तों के अंदर, इन दरख्तों के अंदर, इन जंगलों के अंदर नहीं जानी है। यानी कि तुम्हें क्या पता कि हम इंसान कैसे कैसे गमों, कैसे कैसे दुखों का शिकार है। द वेरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, ये सारी कैफियत हैं जिनका हमको सामना करना पड़ता है। हम थक जाते हैं, हमें बुखार हो जाता है, हम जो है यानी कि झुंझलाहट का शिकार भी हो जाते हैं, बेबसी का शिकार हो जाते हैं। हियर व्हेन मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, और यहाँ पर तो जब इंसान बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं तो दुख ही दुख एक दूसरे को सुनाते हैं। ग्रोन का मतलब होता है कराहना, तो यहाँ पर लोग जब बैठते हैं तो कराहते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपना गम सुनाते हैं। Where palsy shakes a few sad last gray hair, where youth grows pale and spectre thin and dies। अब देखें यहाँ पर जो है कि कह रहा है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर राशा तारी हो जाता है। पालसी कहते हैं वो जो राशा तारी होता है, लोग जो है कांपना शुरू कर देते हैं ना, या फिर फालिज को भी कहते हैं पालसी, हाँ, कि लोग जब बूढ़े होते हैं तो वो फालिज का शिकार हो जाते हैं। वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, और यहाँ पर तो जवान भी जो हैं वो अक्सर बेचारे, उनको कोई बीमारी लगती है और वो इतने जो है वो पीले और जर्द पड़ जाते हैं, और जो है वो स्पेक्टर थिन यानी कि जो है बिल्कुल दुबले हो जाते हैं, जैसे कि कोई गोस्ट हो, जैसे कि कोई रूह हो, और फिर वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल एक इशारा है उसके अपने भाई की मौत की तरफ, और शायद कुछ ऐसा ही अंजाम जो है वो अपना भी देख रहा है कि शायद मेरे साथ भी यही होने वाला है। एज यू नो दैट कीट्स जो था वो तकरीबन 22-23 साल की उम्र में ही दुनिया से चला गया था। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, जहां पर जो है सोचना ही जो है अपने आप को गम ज़दा कर देने के मुतरादिफ है। यानी कि सोचना भी इस दुनिया के अंदर जो है कोई आसान अमल नहीं है। तो जैसा कि गालिब कहते हैं ना कि न था कुछ तो था खुदा, ना कुछ होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। तो यहीं पर जो है ये बातें जो है आ रही हैं कि वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो एंड लीड एन आई डिस्पेयर, और ऐसा लगता है कि वो लीड एन आई डिस्पेयर जो है वो आपके अंदर जो है उतरा हुआ है, बल्कि वो आप बन चुके हैं। हाँ, डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को। हाँ, अब ये देखें, ये एक पर्सनिफिकेशन है किसकी? डिस्पेयर की, मायूसी की। मायूसी, ऐसी मायूसी जिसकी आंखें शीशे की बनी हुई हैं। हाँ, कि अब देखें शीशा जो है वो शीशे की आंखों से क्या किसी को नजर आएगा, है ना। तो लेकिन क्या है कि ये वो मायूसी है जो कि शीशे की आंखों वाली मायूसी है। तो लिहाजा इस मायूसी को कोई भी खुशी की रमक, कोई भी जो है पॉजिटिव चीज शायद दुनिया में नजर नहीं आती है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, और ये भी एक अजीब गम है कि चीजें हमारे इर्द गिर्द जो कि हमें बहुत खूबसूरत लगती हैं, एक वक्त आता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं रहती हैं। उम्र का असर, जमाने की सख्तियों का असर उनके ऊपर ऐसा पड़ता है कि वो बिल्कुल ही जो है अपनी खूबसूरती गंवा बैठती हैं, और हम चाहते हैं कि वो वैसी ही खूबसूरत रहें जैसी कि वो थी। तो वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। अब यहाँ पर आप इमेजिन करें किसी ऐसे वालिदैन को भी जो कि बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनके बच्चे भी जो हैं उनके साथ अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, तो वो उनको देख कर क्या महसूस करते होंगे कि यार ये मेरा बच्चा कितना खूबसूरत था किसी वक्त के अंदर, और अब इसको क्या हो गया है। तो ये कैफियत वहां भी पैदा हो सकती है ना, कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और मोहब्बत जो है वो तो बस यानी कि तमन्ना ही करती रहती है कि वो जो है हमेशा जवान रहें। तो ये जो है ये दिल की हर मोहब्बत करने वाले दिल की ख्वाहिश है। जरूरी नहीं कि ये एक आशिक जो है वो अपने महबूब के लिए जो है वो महसूस करता हो, बल्कि हर आदमी जो है, आप जब भी आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं वो आपका महबूब ही तो है, चाहे वो आपके वालिद हैं, चाहे वो आपकी वालदा हैं, चाहे वो आपके भाई हैं। तो ये जो है यानी कि दुख जो है हर इंसान का दुख है। Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts। लेकिन वो कहता है कि I will fly to thee, मैं आऊंगा तुम्हारी तरफ, not charioted by Bacchus and his parts। यानी कि बेकस जो था वो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर वो शराब का देवता था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मुझे बेकस की जरूरत नहीं है कि मैं तुम तक पहुंच सकूं। और बेकस के बारे में कहा जाता था कि जो शैरियट यानी कि जो रथ
वो उड़ाता था या चलाता था तो उसको पार्ट्स यानी कि तेंदुए जो कि चीते की किस्म के कुछ जानवर होते थे वो उसको जो है लेकर चला करते थे, उड़ाया करते थे। तो कहता है कि मुझे बेकस के चैरियट की जरूरत नहीं है तुम तक पहुंचने के लिए, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, बल्कि मैं तो तुम तक पहुंचूंगा अपनी शायरी की ताकत से। पोएजी का मतलब यहाँ पर शायरी, व्यूलेस विंग्स यानी कि मेरी शायरी जो है उसके भी पर हैं जो कि किसी को अगरचे नजर नहीं आते। तो मेरा तखय्युल जो है वो मुझे मेरा जो वजूद है, मेरा जो जिस्मानी वजूद है उससे मेरे रूहानी वजूद के अंदर तब्दील कर सकता है और फिर मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा और मैं पहुंचूंगा। दो डल द ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स ऑलरेडी विद थी, अगरचे मेरा डल ब्रेन जो है, जो कि शुरू में ही उसने उसका इजहार कर दिया था, तो वो कह रहा है कि इट परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, और वो जो है बेचारा बहुत सुस्त हो चुका है, इज ऑलरेडी विद दी, वो ऑलरेडी तुम्हारे साथ है। लेकिन मैं ज़हनी तौर पर ही नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी जो है चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ही आ जाऊं, तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारूं। टेंडर इज द नाइट एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन द थ्रोन। तो कह रहा है कि आज की रात बहुत ही खूबसूरत रात है। टेंडर इज द नाइट एंड हैप्पली, और हैप्पली का मतलब है इत्तेफाक से, ठीक है, कि इत्तेफाक से क्वीन मून जो है इज ऑन हर थ्रोन, चांद जो है वो अपनी यानी कि पूरी खूबसूरती के साथ जलवागर है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस, और जितनी भी सितारों की परियां हैं वो उसके इर्द गिर्द जो है झुरमट बनाए हुए, झमगट्टा लगाए हुए हैं, यानी कि चारों तरफ उसके खूबसूरत सितारे हैं जो कि नजर आ रहे हैं। सो हाउ ब्यूटीफुली, देखें कि कितनी खूबसूरती से ये मंजर जो है वो आपके ऊपर वो क्रिएट कर रहा है, जो कि यानी कि आपके सेंस ऑफ सीइंग को भी जो है यहाँ पर जो है वो अपील कर रहा है। और इससे जो है एक दफा फिर पता लगता है कि कीट्स इज अ पोएट ऑफ सेंसेस। हाँ, आपके एक एक सेंस को, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ फीलिंग, हर चीज को जो है, सेंस ऑफ टेस्ट को भी जो है उसने आपके अपील किया जब उसने जो है उस वाइन का जिक्र किया। बट हियर देयर इज नो लाइट, कहता है कि आसमान पर तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, लेकिन जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर कोई लाइट नहीं है। Save what from heaven is with the breezes blown through the verdurous glooms and winding mossy ways। तो कह रहा है कि सिवाय उस रोशनी के जो कि आसमान से आ रही है ब्रीज की वजह से, यानी कि जब हवा चलती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो दरख्त जिसके नीचे मैं बैठा हुआ हूं और उसका साया जो है उसने हर तरफ जो है मेरे अंधेरा किया हुआ है रात की वजह से, तो जब हवा चलती है तो उस दरख्त की शाखें हिलती हैं और उन शाखों से छन छन कर ये रोशनी जो है थ्रू द वर्ड्यूरस ग्लूम्स, यानी कि ये जो सरसब्ज और शादाब जो ग्लूम्स हैं, अंधेरे हैं, इनमें से जो है ये रोशनी जो है आती है। वाइंडिंग एंड वाइंडिंग मॉसी वेज, मॉसी मॉसी कहते हैं काई को, कि ऐसी यानी कि वो दरख्त जो उसके ऊपर भी काई लगी हुई है, तो वो कह रहा है कि इसमें से ये रोशनी आती है। बल्कि और यहाँ पर इससे मुराद ये भी है कि अगरचे हर तरफ रोशनी है लेकिन मेरे दिल के अंदर रोशनी नहीं है। अच्छा देखें यहाँ पर ये जो है वर्ड्यूरस ग्लूम्स, इसको जनाब आप कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। हाँ, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आप दो अपोजिट यानी कि कॉन्सेप्ट्स को एक जगह पर जमा करते हैं। अब वर्ड्यूरस माने सरसब्ज व शादाब, हाँ, और ग्लूम्स माने अंधेरे। तो ये कितनी अजीब बात है, वर्ड्यूरस ग्लूम्स मीन सरसब्ज व शादाब अंधेरे। हाँ? तो दैट इज हाउ द पोएट इज क्रिएटिंग ब्यूटी इन द लैंग्वेज एज वेल। I cannot see what flowers are at my feet, not what soft incense hangs upon the boughs। हाँ, कि मुझे नहीं समझ आती क्योंकि अंधेरा है तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि कौन से फ्लावर्स मेरे चारों तरफ जो है खिले हुए हैं। नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस, और ये कौन सी जो है खूबसूरत महक जो है, इंसेंस का मतलब महक जो है वो लटकी हुई है बोझ के अंदर, यानी कि बोझ से यहाँ पर मुराद है दरख्तों की शाखें। बट इन एम्बार्म्ड डार्कनेस गेस ईच स्वीट, लेकिन इस एम्बार्म्ड डार्कनेस के अंदर, अब देखें कि मुअत्तर अंधेरे के अंदर, हाँ, एम्बार्म का मतलब देखिए बाम जब आप लगाते हैं तो वो खुशबूदार होती है ना, तो एम्बार्म्ड का मतलब होता है मुअत्तर या खुशबूदार। तो बट इन एम्बार्म्ड डार्कनेस गेस ईच स्वीट वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंडोज द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड। तो मैं जो हूं गैस कर सकता हूं कि किस किस्म के फूल मेरे चारों तरफ जो हैं खिले हुए हैं। वेयर विद द सीजनेबल मंथ, ये जो सीजनेबल मंथ है यानी कि एक ऐसा महीना जो कि फूल खिलाता है, तो उसने एंडो माना अता किया है मुख्तलिफ फूलों को, किसे, ग्रास को, थिकेट माने झाड़ियों को, और फ्रूट ट्री वाइल्ड को, यहाँ पर भी मुख्तलिफ फूल खिले हुए हैं। और वो कौन कौन से हैं, वाइट हाथर्न,
हाथरन के फूल, और ये भी व्हाइट कलर के बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। एंड पेस्टोरल इग्लेंटाइन, और पेस्टोरल इग्लेंटाइन के जो है फूल, जिनको कि सहराई गुलाब भी कहा जाता है। और उसके अलावा जो है फास्ट फेडिंग वियोलेट्स, और मेरे चारों तरफ जो है फास्ट फेडिंग वियोलेट्स मौजूद हैं। कवर्ड अप इन लीव्स, जो कि पत्तों से छुपे हुए हैं। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड द कमिंग मस्क रोज, और मिड मे का सबसे बड़ा बेटा यानी कि मस्क रोज जो है, जो कि गुलाब की एक किस्म होती है, मुश्क गुलाब, और वो कह रहा है कि वो भी जो है वो खिल रहा है। फुल ऑफ ड्यूई वाइन, और इन सब के अंदर जो है वाइन है। ड्यूई वाइन माना शबनम से भरी हुई वाइन इनके अंदर मौजूद है। द मर्मरस हॉन्ट्स ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और इनके चारों तरफ जो है भंवरे और जो है शहद की मक्खियां जो हैं, दे आर मरमरिंग। मरमर का मतलब होता है भिनभिनाना, हाँ, तो वो दे आर मरमरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। और वो कहता है कि डार्कलिंग आई लिसन, और इस अंधेरे में मैं सुन सकता हूँ। एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, और न जाने कितनी बार इस किस्म का जब वक्त आया है तो मैंने अपने आप को महसूस किया है कि मुझे मौत से मोहब्बत हो गई है। यानी कि ये जो खूबसूरत कैफियत है, इस कैफियत के अंदर जो है ना निकलना ही बेहतर है। इस कैफियत से जो है मौत की आगोश में चला जाना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं दोबारा अपने गमों और दुखों की तरफ आ जाऊं। तो कहता है कि फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेमर्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम्स, और मैंने जो है उस डेथ को जो है न जाने कितने सॉफ्ट यानी कि खूबसूरत नामों से पुकारा है अपनी खूबसूरत नगमों के अंदर। ठीक है, ऐसे गीत जो कि मैंने सोचे हुए हैं। टू टेक इनटू द एयर माय क्वाइट ब्रेथ, कि मौत आए और ले जाए मेरा क्वाइट ब्रेथ, ये खामोश सांस मेरी। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, कि अब जो है मरना सबसे ज्यादा खूबसूरत अमल होगा, कि खुशी के आलम में आदमी मरे बजाय इसके कि वो दुखों के साथ कराहता हुआ मरे। टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, और इस आलम में क्या होगा कि मुझे कोई दर्द नहीं होगा मौत का। While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, और कह रहा है कि ये क्या आलम होगा कि तुम अपनी रूह यानी कि अपना नगमा जो है वो इस पूरे माहौल में फैला रही होगी। इन सच एक्सटेसी, इतने जबरदस्त विजदान के साथ, इतनी जबरदस्त खुशी के साथ। स्टिल वुड्स दाउ सिंग, और तुम हमेशा गाती रहोगी। एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, और मेरे जो है ना कान नहीं होंगे, यानी कि मेरे कान जो है वो बेकार हो चुके होंगे। जाहिर सी बात है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो कुछ सुनता भी नहीं है। तो आई हैव ईयर्स इन वेन, टू दाई हाई रेक्वियम बिकम अ सॉर्ड, और फिर जो तुम्हारा जो नगमा होगा, रेक्वियम कहते हैं नगमा, यहाँ पर जो है दुख का नगमा, तो कहता है कि तुम्हारा जो नगमा है उसके लिए मेरे कान जो है वो एक सॉर्ड बन चुके होंगे। सॉर्ड का मतलब होता है मट्टी। वैसे तो सॉर्ड कहते हैं सब्जाजार को या ऐसी जगह जहां पर जो है घास वगैरह उगी हुई हो। तो कहता है शायद मैं भी इन्हीं फूलों के अंदर जो है मिक्स होकर कोई फूल बन जाऊं, या फिर जो है ऐसी घास के अंदर जो है मेरा जिस्म भी मिक्स हो जाए और वो घास की सूरत में कहीं उग जाए। तो to thy high requiem become a sword, thou was not born for death, immortal bird। तो कहता है कि हम इंसान जो हैं हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन तुम जो हो तुम हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा हुई हो, और इसीलिए वो उसे कह रहा है कि इमॉर्टल बर्थ। अच्छा जनाब, ऐसा क्यों है कि वो उसको इमॉर्टल बर्थ समझ रहा है? तो कह रहा है कि नो हंग्री जनरेशन ट्रेड्स दी डाउन, कि दुनिया में जितनी भी जो हंग्री नेशंस हैं, जो कि दूसरों के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं या दूसरों पर जुल्म करना चाहती हैं ऑपरेशन के जरिए से, उन्होंने कभी भी तुम्हें ट्रेड डाउन नहीं किया है। तुम्हें यानी कि वो तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारी इतनी और तुम्हारा नगमा हर एक को इतना सुकून देता है दैट नोबडी कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग यू डाउन। द वॉइस आई हर्ड दिस पासिंग नाइट वाज हर्ड इन एंशिएंट डे बाय एम्पियर्स एंड क्लाउन। अब देखिए यहाँ पर एम्पियर तो कहते हैं बादशाह वगैरह और क्लाउन कहते हैं उनकी रियाया को। तो कहता है कि ये नगमा जो है इसने बादशाहों को भी जो है वैसे ही खुशी अता की है जैसे आम आवाम को खुशी अता की है। तो एक डेमोक्रेसी है, हम कह सकते हैं नाइटिंगेल के नगमे में हर एक के लिए जो है उसकी जो फायदा है और खुशी देने वाला एलिमेंट है वो हर एक के लिए एक जैसा है। हाँ, और ऐसा ही इंसान को होना चाहिए कि वो सबको जो है एक ही तरह से ट्रीट करे, एक ही जैसा जो है अपना फायदा सबको पहुंचाए। ठीक है, perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for whom she stood in tears amid the alien corn। कहता है कि यही वो नगमा था जिसने रूथ को भी जो है
यकीनन दिलासा दिया होगा जबकि वो जा रही होगी अपने घर की तरफ और रास्ते में कॉर्न के खेतों में जो है उसने काम किया था। तो रूथ जो है एक बाइबलिकल कैरेक्टर है और जब इसकी कहीं शादी हुई तो उसके बाद जो है वो हस्बैंड इसका मर गया तो बाद में ये अपने घर गई और जब घर जा रही थी तो लंबा रास्ता और रास्ते में कहीं कहीं पर उसको मजदूरी करनी पड़ती थी। तो कह रहा है कि कॉर्न के खेतों में जब वो अजनबी खेतों में जब वो कहीं मौजूद होगी तो इसी इसी नगमे ने उसको जो है खूबसूरती के साथ जो है दिलासा दिया होगा और उसका दिल बंधाया होगा। The same that oft times hath charmed magic casements। अब यहाँ पर मैजिक कैसमेंट से मुराद क्या है कि जैसे पुराने दौर के अंदर कोई शहजादी है और उसे देव उठाकर ले जाता है और किसी बहुत ही ऊंचे किले के अंदर समुद्रों से पार दूर कहीं जो उसको जो है वो लाकर रखता है कि कब जो है वो खुश होगी और उससे जो है वो शादी करेगी। लेकिन वो कह रहा है कि शायद वो शहजादियां भी जो थी वो उदासी के आलम में इसी नगमे को सुनकर जो थी अपना गम थोड़ा सा हल्का महसूस किया करती थी। ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ perilous सीज, और वो खिड़कियां, वो केसमेंट्स, वो विंडोज जो कि खुलती थी उन समुद्रों पर जो कि खतरात से भरे हुए होते थे। यानी कि जब कोई शहजादा जो था उन शहजादियों को बचाने के लिए उन समुद्रों का सफर तय करता था तो बड़ी सख्तियां, बड़े खतरे बर्दाश्त करता हुआ, परीलस का मतलब होता है खतरे से भरा हुआ, तो खतरे से भरे हुए समुद्रों को क्रॉस करके वहां तक पहुंचता था और शहजादी को रिहा कराता था। इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न, वो दुनियाएं जो कि दूर दराज कहीं मौजूद हैं। फॉरलॉर्न का मतलब अकेला भी होता है, जो कि तन्हाइयों में बसी हुई है। हाँ, तो वो फेरी लैंड जो कि तन्हाइयों में बसी हुई है। और अचानक फॉरलॉर्न के वर्ड का उसके ऊपर क्या असर होता है कि वो कहता है कि फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, एड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल। अब देखें कि वो कहता है कि फॉरलॉर्न, ओह, ये लफ्ज तो बिल्कुल एक बेल की तरह था, इसने तो मेरा पूरा तखय्युल तोड़ दिया और मुझे एहसास दिलाया कि मैं अपने आप को जो समझ रहा हूं कि मैं इस बुलबुल के साथ है कोई, यानी कि वजूद बन चुका हूं और इसके साथ ही कहीं पर मौजूद हूं, तो ऐसा नहीं है। इट हैज ब्रॉट मी बैक टू माई सोल सेल्फ, इसने मुझे मेरी सोल सेल्फ की तरफ जो है वापस पहुंचा दिया है। और वो कहता है कि एड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, कि अलविदा अलविदा, इंसान का तखय्युल उसको उसको धोखा नहीं दे सकता। इंसान को हकीकत की दुनिया की तरफ आना ही पड़ता है, उसे रियलिटी को फेस करना ही पड़ता है। तो द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज शी इज फेम टू डू, जैसा कि फैंसी के बारे में, तखय्युल के बारे में मशहूर है कि वो आपको धोखा दे सकती है, तो ऐसा नहीं है। डिसीविंग एल्फ, तो उसको एक और नाम दे रहा है फैंसी को, और वो कह रहा है कि ये जादुई मखलूक जो है, ये यानी कि फैंसी जो है एक परी की तरह है, लेकिन ये आपको ज्यादा देर धोखे में नहीं रख सकती। एड्यू एड्यू द प्लेंटिव एंथम फेड्स, और कहता है कि अलविदा अलविदा, तुम्हारा जो प्लेंटिव एंथम है, तुम्हारा जो नगमा है, तुम्हारा जो तराना है, वो अब फेड होता जा रहा है। हाँ, पास द नियर मैडोज, ऐसा लगता है कि वो वहां से उड़कर जो है किसी तो जरा फासले पर चली गई। तो कह रहा है कि अब ये वहां पर मुझे सुनाई दे रहा है, ओवर द स्टिल स्ट्रीम, और अब जो है मुझे ये दूर जो है कोई स्ट्रीम या झरना है वहां से आता हुआ सुनाई दे रहा है। हाँ, तो देखें कि पास द नियर मैडो ओवर द स्टिल स्ट्रीम, तो ये क्या हो गया जनाब, अब ये एक एंटी क्लाइमैक्स है कि वो नगमा जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मध्यम हो रहा है। तो कह रहा है कि पहले पहले जो था वो मैडो में था और अब जो है वो स्ट्रीम तक पहुंच गया है, एंड अप द हिल साइड, और अब जो है ये पहाड़ियों तक चला गया है, एंड नाउ इट इज बरीड डीप, और अब जो है ये बिल्कुल ही खामोश हो गया है, यानी कि जो है अब मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। तो ये एक एंटी क्लाइमैक्स है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर वो कह रहा है कि इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, शायद जो है तुम किसी साथ वाली वैली में, उसके मैदानों में चली गई हो और वहां पर जो है अब शायद तुम अपना नगमा गाओगी। वाज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, क्या ये एक ख्वाब था या फिर ये एक वेकिंग ड्रीम था, या मेरी खुली आंखों से देखा हुआ सदमा था। फ्लड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप, चला गया वो म्यूजिक और क्या मैं जाग रहा हूं या सोया हुआ हूं। तो यहां पर आप देखें कि कितने खूबसूरत अंदाज में जो है कीट्स की जितनी भी क्वालिटीज हैं एज ए पोइट वो हमें इसके अंदर नजर आती हैं। उसका एस्केपिज्म, और उसका एस्केपिज्म जो है वो ऐसा एस्केपिज्म नहीं है कि वो तखय्युल की वादी में जाता है और फिर वापस नहीं आता, बल्कि वो यहाँ पर जो है इस पोयम में ये शो कर रहा है कि आप चाहे जितना भी अपनी जिंदगी की हकीकतों से फरार हासिल करने की कोशिश करें, आपको वापस अपनी जिंदगी की हकीकतों की तरफ आना पड़ता है और उनका सामना करना पड़ता है। हाँ, आपका तखय्युल आपको वक्ती तौर पर जो है एक रिलीफ
प्रोवाइड कर सकता है। और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना, अच्छे ख़यालात को जो है क्रिएट करना और पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर क्रिएट करना, ये बहुत ही ज़्यादा लाज़मी है ज़िंदगी की हार्डशिप, ज़िंदगी की परेशानियों को जो है वो ज़रा फेस करने के लिए। और यही जो है कीट्स ने इस पोएम के अंदर किया कि बजाय इसके कि वो अपना दुख आपको बताता रहता कि मैं क्या हूँ, मैं किस दुख से गुजर रहा हूँ, उसने आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है उन खुशियों की दुनिया की तरफ सफ़र करवा दिया, उस खूबसूरत दुनिया की तरफ सफ़र करवा दिया जिसने आपको और मुझे मशहूर कर दिया। हाँ, तो ये जो है क्वालिटी है जॉन कीट्स की। और इसके अंदर देखें कि स्टूडेंट्स, इसका हेलेनिज्म भी हमें नजर आ रहा है। हेलेनिज्म से मुराद ये है कि कीट्स जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत ज्यादा मुतासिर था, तो ग्रीक कल्चर और ग्रीक माइथोलॉजी जो है वो हमें नजर आती है, जैसे कि हिपोक्रीन का जिक्र करता है वो, और ड्राइड्स का जिक्र करता है वो, और मुख्तलिफ यानी कि जो है दूसरी चीज़ों का जिक्र करता है जो कि ग्रीक कल्चर से और ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटिव थे। और साथ ही साथ जो है एज ए पोइट ऑफ सेंसेस जो है हमारे सारे ही सेंसेस को वो अपील कर रहा है। सेंस ऑफ सीइंग को, सेंस ऑफ टेस्टिंग को, सेंस ऑफ फीलिंग को, सेंस ऑफ हियरिंग को। बुलबुल का नगमा जो है वो यकीनन जो है हमें याद आ जाता है जब हम इस पोएम को सुनते हैं। तो दैट इज हाउ जॉन कीट्स इज अ वंडरफुल पोइट and we can learn so many things from John Keats. The most important thing is to create beauty in spite of having all the difficulties around you. Creating beauties in life is extremely important. Thank you.